आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का 12वां अध्याय लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं यशपाल। बच्चों, इसका पहला भाग हमने पढ़ा है, जिसमें कि हमने यह कहानी पढ़ी थी और ये बड़ी ही रोचक कहानी थी, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, जिसमें कि लेखक ने यह बताया था कि ट्रेन में सफ़र करते हुए उन्हें एक लखनऊ के नवाब मिले, जिन्होंने कि खीरों को धोया, साफ़ किया, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्यार से छीला, उसके बाद उनको काटा और उनकी जो फाँकें थीं उन्हें बहुत ही प्यार से उनके ऊपर नमक मिर्च छिड़का। अब इतनी तैयारी के बाद क्या उन्होंने वो खीरे खाए? नहीं, उन्होंने खीरे की एक एक फाँक को उठाया, अपने नाक तक ले गए, उनके मुंह में पानी भराया, तो उस पानी को उन्होंने गले से नीचे उतार लिया और खीरे की फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी तरह से उन्होंने सारी खीरे की फाँकें सूंघी और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह से उन्होंने लेखक को बताया कि जनाब, यह होता है लखनऊ के नवाबों का अंदाज। तो बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? यानी कि लेखक को कैसे ऐसा महसूस हुआ कि नवाब साहब उनसे बात करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं, वे उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। उत्तर, लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया देखकर एकांत में, यानी कि अकेले में, पालथी मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। वे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने भी सोचा था कि मैं अकेले आराम से यात्रा करूंगा और लेखक के आने से उनके अकेले एकांत में यात्रा करने का जो सोच थी उस पर पानी फिर गया, उस विचार पर पानी फिर गया। उन्होंने लेखक से कोई बात नहीं की और उसकी ओर देखा भी नहीं। वे अनजान से बनकर खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को प्रतीत हुआ, यानी कि महसूस हुआ कि डिब्बे में बैठे नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि पहली बार में ना तो नवाब साहब ने उनसे कोई बात की, ना ही उनकी तरफ कोई अभिवादन का इशारा किया, बल्कि वे खिड़की से बाहर देखने लगे। इससे लेखक को महसूस हुआ कि वे बातचीत नहीं करना चाहते। प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से, यानी कि बहुत ही प्रयत्न से, बहुत ही प्रयास से, बहुत ही मेहनत से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? यानी कि उन्होंने यह किया तो ऐसा करने से उनके किस स्वभाव का पता चलता है? उत्तर, नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वे अपने आप को एक खानदानी रईस बताकर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। बच्चों, खीरा एक सामान्य सी वस्तु होती है, बहुत सस्ती मिलती है आमतौर पर जब उसका मौसम होता है तो, और बहुत ही गरीब लोग, मजदूर लोग भी खीरे को लेकर के खाते हैं। अब नवाब साहब को महसूस हुआ होगा कि लेखक ने उनके पास खीरे देखे हैं, तो लेखक सोच रहा होगा कि हैं तो नवाब और खा क्या रहे हैं? खीरे। तो अपने इस परेशानी को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने खीरे को काटा, नमक मिर्च डाला और बाद में उनसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वे बताना चाहते थे कि यह होते हैं लखनऊ के नवाबों की शान। उनके मन में नवाबी प्रदर्शित करने का अहम भाव समाया था। वे अपनी नवाबी को, अपने सभ्य होने को, अपने सुसंस्कृत होने को, अपने पैसे वाले होने का दिखावा करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने नवाबी प्रदर्शित करने का यह अहम भाव उनके अंदर समाया था, जिससे वे नज़ाकत और अमीरी प्रकट कर रहे थे। वे अपनी नज़ाकत, अपना नाजुकपन और अपनी अमीरी का
प्रदर्शन करना चाहते थे। वे दिखाना चाहते थे कि मैं कितना पैसे वाला हूँ। जब वे एकांत में बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लेखक के आने पर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। और क्योंकि वे तो अकेले में थे, हो सकता है अकेले होते तो खीरे को खा भी लेते, लेकिन क्योंकि लेखक आ गया उनके सामने और उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया, और उन्होंने करीने से खीरे काटे और उन पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। दुनिया की रीति से हटकर खीरे की फाकों को होठों तक ले जाकर उन्हें सूंघा और फिर एक एक कर उन्हें खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो इतना सब काम उन्होंने किया और बाद में खीरे की फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार करके उन्होंने लेखक के मन पर लखनवी नवाबी की मिथ्या यानी कि झूठी धाक जमानी चाहिए थी। तो इस तरह के काम करके वे अपनी लखनऊ की नवाबी को दिखाना चाहते थे। प्रश्न 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो यशपाल ने इस पूरी कहानी के माध्यम से व्यंग किया है नए कहानी लेखकों पर, जो कि ये कहते हैं कि बिना घटना के, बिना कथ्य के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है। तो उनका यह जो विचार है यशपाल का, क्या यह विचार ठीक है या फिर यह विचार ठीक नहीं है? हमें यह बताना है। उत्तर, हमारे मत में बिना विचार, घटना और पात्रों के अभाव में कहानी नहीं लिखी जा सकती। बच्चों, कोई भी कहानी हम लिखना चाहें, उसके लिए सर्वप्रथम हमारे पास विचार होना चाहिए कि हमें किस बात पर, किस कथ्य पर, किस विचार के आधार पर कहानी लिखनी है। इसके साथ ही घटना होनी चाहिए जिस पर की कहानी लिखी जाए, और पात्र भी होने चाहिए जो कि कहानी में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कहानी लिखने के लिए ये तीनों बातें आवश्यक होती हैं। विचार, घटना और पात्र, तीनों बातों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बिना विचार के कहानी बन ही नहीं सकती, बिना घटना के कहानी का कथानक आगे बढ़ नहीं सकता। तो कहानी का जो कथानक है, जो कथा है, उसे बिना घटनाओं के कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और बिना पात्रों के माध्यम से कहानी कही नहीं जा सकती। अगर पात्र ही नहीं होंगे तो कहानी कैसे कही जाएगी? अतः यशपाल का यह कथन नई कहानी के ऊपर व्यंग है। तो यशपाल ने यह जो बात कही है, यह नई कहानी के ऊपर एक व्यंग किया है, एक तीखा आक्षेप लगाया है, कटाक्ष किया है, क्योंकि कहानी में कोई ना कोई विचार होना उद्देश्य रूप में आवश्यक होता है। इसलिए हम यशपाल के विचार से सहमत नहीं हैं। इसलिए हम यशपाल के विचार से सहमत नहीं हैं। सहमत का नहीं होने का कारण यह है क्योंकि यह बात यशपाल ने व्यंग में कही है, मजाक में कही है, जबकि वास्तव में यशपाल भी यह मानते थे कि बिना कथानक के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती, बिना विचार के, बिना घटना के और बिना पात्रों के कहानियाँ नहीं लिखी जा सकती हैं। प्रश्न 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस निबंध को हम और कौन सा नाम दे सकते हैं? उत्तर, हम इस निबंध को नाम देना चाहेंगे जैसे दिखावे की जिंदगी, नवाबी शान, खानदानी रईस, सूक्ष्म भोजी, खीरे की कहानी आदि। तो पूरे निबंध को पढ़ने के बाद में, पूरी कहानी को पढ़ने के बाद में हम अपने अनुसार इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा शीर्षक जो कि इस पर खरा उतरे। प्रश्न 5, इसका हम का भाग देख रहे हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो लेखक ने नवाब साहब के द्वारा खीरे को तैयार करना, काटना और उसे खाना, इसका एक चित्र प्रदर्शित किया है, एक चित्र बना दिया है। इसी चित्र को हमें अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर,
नवाब साहब सीट पर पालथी मारे आराम से बैठे थे। उन्होंने सामने तौलिए पर कच्चे ताजे खीरे रखे। उन्होंने तौलिए पर से खीरों को उठाया और लोटे के पानी से उन्हें खिड़की के बाहर करके धोया। फिर उन्हें तौलिए से पोंछा। धोए हुए खीरे उन्होंने बिछे तौलिए पर रख दिए। जेब से चाकू निकाला। पहले उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और गोद कर उनका झाग बाहर निकाला, जिससे कि उनका कड़वापन दूर हो जाए। फिर खीरों को सावधानी पूर्वक छीला और काट कर उनकी फाकों को तौलिए पर करीने से सजाया। इसके बाद खीरों की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब खीरे की फाक खाने की तैयारी थी। खीरे के स्वाद की कल्पना में उनकी आंखें मूंद गईं। तो इन्होंने इस तरह से खीरे की पूरी तैयारी की थी और उसके स्वाद की मन ही मन कल्पना भी की थी। प्रश्न 5 ये खा भाग है। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? अगर हम कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं तो खाने से पहले उसके लिए क्या क्या तैयारी की जाती है? अगर आप सलाद भी बनाकर खाते हैं तो उससे पहले कितनी तैयारियां करते हैं? पहले सब्जियों को साफ़ करते हैं, फिर उन सब्जियों को पोंछते हैं, फिर धीरे धीरे उनको काटते हैं। उनका जो खराब भाग होता है, छिलके होते हैं, उन्हें निकालते हैं। धीरे धीरे पतली पतली फाँकें काटते हैं। फिर उन्हें एक क्रम से सजाते हैं। फिर उनके ऊपर नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, नींबू निचोड़ते हैं और फिर उनको खाते हैं। इसी तरह से हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि हम किसी चीज़ को खाने से पहले किस प्रकार से उसकी तैयारी करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी मनपसंद किसी भी चीज़ की तैयारी यहाँ पर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर खीर बनाने की तैयारी बता रही हूँ। उत्तर, हम मन भावन चीज़ों का, मन को भाने वाली चीज़ों का रसास्वादन यानी कि स्वाद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए अनेक प्रकार से तैयारी करते हैं। उदाहरण के लिए खीर का रसास्वादन करने के लिए सबसे पहले खीर बनाने के लिए भगोने को साफ करते हैं। दूध को भगोने में डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ाते हैं। जब दूध उबलने लगता है तब हम उसमें आवश्यकता अनुसार चावल डाल देते हैं। चावल को भी पहले धोते हैं, साफ करते हैं, भिगोते हैं। चावल दूध में कुछ पकते हैं, दूध गाढ़ा होता चला जाता है, बाद में उसमें चीनी डाल देते हैं। इस तरह से खीर बन के तैयार हो जाती है। फिर इच्छा अनुसार काजू, बादाम, किशमिश आदि डालकर उसे पकाते हैं और उसके बाद में भी हम चाहें तो उस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, केसर के धागे डाल सकते हैं और फिर उसे बहुत ही अच्छे से बर्तन में डाल करके हम परोसते हैं। फिर जब स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार हो जाती है तब हम उसे दूसरे बर्तन में करके उसका रसास्वादन करते हैं। फिर हम एक सुंदर सी कटोरी लेते हैं, अच्छा सा चम्मच लेते हैं और उसमें उसे सजा करके खीर को फिर उसका रसास्वादन करते हैं, फिर उसको खाते हैं। इसी तरह से खाने पीने की और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। तो बच्चों, यह तो वास्तव में सनक ही है कि खीरों की इतनी तैयारी की, धोया, छीला, काटा और उसके बाद उन्हें फेंक दिया। तो क्या यह उनकी सनक नहीं है? क्या यह उनका पागलपन नहीं है? आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए। नवाबों के बहुत सारे शौक होते हैं, तो उनमें से किसी एक शौक के बारे में हमें लिखना है। उत्तर, इतिहास को पढ़ने, जानने और सुनने से पता चलता है कि नवाब वर्ग हमेशा से ही शौकीन मिजाज और सनकी रहा है। वे हमेशा से ही बहुत शौकीन मिजाज रहे हैं, बहुत शौक करने वाले रहे हैं। उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुओं का, सुंदर वस्तुओं का बहुत शौक रहा है। ऐसे ही वे खाने पीने के शौकीन रहे हैं, उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने का भी शौक रहा है। इसके साथ ही वे सनकी भी रहे हैं, यानी किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ शौकीन रहे हैं उधर ही सनकी भी रहे हैं।
उदाहरण के लिए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को जब आक्रमणकारी गिरफ्तार करने आए तो वे अपने पलंग से उठकर इसलिए उनसे लड़ नहीं पाए थे क्योंकि उस समय जूते पहनाने वाला और तलवार उठाकर देने वाला कोई भी नौकर उनके पास नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि नवाब शौकीन मिजाज और सनकी थे। तो बच्चों, नवाबों की सनक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, आप भी उनके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वाजिद अली शाह थे, उन्हें जब तक किसी ने जूते नहीं पहनाए तब तक वे लड़ने को तैयार नहीं हुए। तो यह भी उनकी एक सनक का पता चलता है। प्रश्न 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? बच्चों, सामान्य रूप से तो सनक खराब ही मानी जाती है, लेकिन क्या सनक का कोई अच्छा रूप भी हो सकता है? क्या सनक कभी हमारे फायदे में भी काम आ सकती है? क्या कभी हमें उससे कोई लाभ भी हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको भी ऐसी कोई सनक समझ में आती है जो कि हमारे लिए लाभ का कारण बन सकती है, उससे हमें लाभ हो सकता है, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। उत्तर, सनक प्राय नकारात्मक रूप में दिखाई देती है। सामान्य रूप से वो गलत ही लगती है, किसी बात के पीछे पड़ जाना, बहुत ज़्यादा जिद्द ठान लेना, सामान्य रूप से हम सनक को खराब ही मानते हैं। परंतु सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी अच्छी चीज़ की सनक की जाए, अच्छी बात की सनक की जाए, तो उसका सकारात्मक रूप भी दिखाई दे सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी इसी सकारात्मक सनक की मनोवृत्ति से प्रभावित थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था, वे भी सनकी थे, वे भी अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो वह सनक का सकारात्मक रूप था, उन्हीं के कारण आज हमारा देश स्वतंत्र हो पाया है। उन्हें जिस चीज़ की सनक सवार हो जाती थी उसे वे करके ही मानते थे। भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराने की भी उन्हें सनक सवार थी। जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक वे चैन से नहीं बैठे। तो यह सनक का एक सकारात्मक रूप है। आप इसके और रूप भी देख सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाई की सनक होती है, किसी को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की सनक होती है, किसी को खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की सनक सवार होती है। तो ये कुछ सनक के सकारात्मक रूप भी हो सकते हैं। बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के 12वां अध्याय लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। बच्चों, जिस तरह से पाठ बहुत सरल था, उसी तरह से प्रश्नोत्तर भी बहुत ही सरल हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तो तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।